मैं यहाँ पर खड़े खड़े मून को भी अट्रैक्ट कर रहा हूँ अपनी तरफ, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मेरी, बट मैं उसको खींच नहीं रहा अपनी तरफ, वो बड़प्पन है मेरा। बट अभी के लिए मैं अट्रैक्ट तो कर ही रहा हूँ उसको। द फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट इन टू द स्पेस वॉज ए मैन होल कवर। चलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपका आदित्य भैया एंड दिस इज आदित्य क्लासेस। तो आज जैसे कि हमारी रिवीजन सीरीज चल रही है, उसके अंदर पहले फिजिक्स फिर केमिस्ट्री एक चैप्टर करने के बाद वी आर बैक विद फिजिक्स। आज हम करेंगे क्लास 11th का ग्रेविटेशन चैप्टर। ग्रेविटेशन क्लास 11th में बहुत वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स आई गेस। यूनिट्स एंड डायमेंशंस के बाद सबसे आसान चैप्टर ग्रेविटेशन ही आता है, और ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस भर भर के नीट के अंदर आते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को बिल्कुल एकदम ऐसे करेंगे कि आपके क्वेश्चन सारे ऐसे चुटकी बजाते सॉल्व हो जाए। चुटकी बजाते नहीं, न्यूमेरिकल में आएंगे, आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। आपको इसके बाद सोचना ना पड़े क्वेश्चन करते हुए, आपको ये ना लगाना पड़े कि भाई ये हाँ इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला कंसेप्ट कैसे क्लियर होता है। बिल्कुल सारे के सारे क्वेश्चन करेंगे। आज का चैप्टर थोड़ा लंबा हो सकता है, टारगेट है हमारा 80 मिनट्स का। थोड़ा सा सेशन लंबा होगा बिकॉज यहाँ पर मैंने जेई के पीवाईक्यूज लगाए हैं, जैसे कि हम इस सीरीज के अंदर कर रहे हैं। नीट के पीवाईक्यूज मैंने आपको बोला था कि वो हम जो 1 अप्रैल से जो लाइव सेशन करेंगे वहाँ पर मैं नीट के पीवाईक्यूज सबको करूँगा। 2019 से लेकर 2023 वो 5 साल के पिछले 5 साल के एनटीए के पीवाईक्यूज, जब से एनटीए नीट का एग्जाम कंडक्ट कर रहा है वो वाले पीवाईक्यूज को हम करेंगे लाइव सेशंस के अंदर। इन रिवीजन जो हमारी वीडियोस हैं, इन रिवीजन सेशन के अंदर हम सारे के सारे जेई के पीवाईक्यूज उठा रहे हैं जो आपके लिए फॉर द नीट एग्जाम रेलिवेंट रहेंगे। तो इसलिए हम यहाँ पर जेई के पीवाईक्यूज करेंगे, और यहाँ पर थोड़ा सेशन लंबा जा सकता है बिकॉज यहाँ पर हम 10 पीवाईक्यूज मैंने यहाँ पर लगाए हैं। तो और आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2-2 मिनट का टाइमर मैंने लगा के दिया है। तो उस ही हिसाब से आप सारे क्वेश्चंस को अप्रोच करना कि 2 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और नहीं हुआ तो उसके बाद मैं सोल्यूशन बताऊंगा ही आपको। सो ये वाला सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आई जस्ट रिक्वायर योर पेशेंस। और इफ़ आपको क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाए, आपको सीधा सोल्यूशन देखना तो हम 2 मिनट में स्किप कर देना, आप आगे बढ़ जाना। एंड इफ पॉसिबल तो वॉच दिस वीडियो एट 1.5x ताकि आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा सेव हो जाए। ठीक, इस रिवीजन सीरीज के अंदर हम अब तक काइनेमैटिक्स कर चुके हैं, थर्मोडायनामिक्स कर चुके हैं, काइनेटिक थ्योरी कर चुके हैं, रेडॉक्स रिएक्शन भी कल कंप्लीट हुआ था हमारा, और आज हम करेंगे ग्रेविटेशन। 29 ऑफ मार्च हम ग्रेविटेशन करेंगे। ग्रेविटेशन को एकदम बिल्कुल इतनी अच्छी तरीके से करेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन इन द नीट एग्जाम बिल्कुल गलत नहीं होगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। तो सबसे पहली चीज आती है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो आपने क्लास 9th में भी पढ़ा था, दैट एफ मतलब फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ या in the entire universe is directly proportional to the product of masses m into m and inversely proportional to the square of distance between them. जब proportionality हटा दें तो constant लगता है g, which is the universal gravitational constant. तो f is equals to g mm by r square, इसका फॉर्मूला है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। डायमेंशंस देखो तो डायमेंशन कैपिटल जी की आती है m-1 l क्यूब t-2। सेम लॉ को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो इसके अंदर वेक्टर क्वांटिटी तो एक फोर्स है, बाकी ये कांस्टेंट है, मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, बचा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के हिसाब से अगर वेक्टर फॉर्म लिखनी हो तो आर स्क्वायर के लिए आर कैप लग जाता है, और आर कैप ना लगाना होगा तो वहां पर पूरा आर वेक्टर लगा दो और नीचे कर दो उसका क्यूब। बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर करा तो स्क्वायर होता है जब हम एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट के बाद हो जाता है एक स्केलर क्वांटिटी। तो सिर्फ अगर इस वाली क्वांटिटी को देखोगे तो ये पूरी की पूरी स्केलर है, वेक्टर फॉर्म इसके अंदर नहीं है। आर इज द पोजिशन वेक्टर, बट स्क्वायर करने के बाद वो स्केलर हो जाता है, इस वजह से आर कैप लगाया गया है यहाँ पर, जस्ट टू इंडिकेट द डायरेक्शन। अगली चीज इसके अंदर आती है कि कैपिलर लॉ। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से पहले कैपिलर ने 3 लॉ दिए थे फॉर द प्लैनेटरी मोशन, मतलब सोलर सिस्टम के अंदर जो प्लैनेट्स मोशन में हैं उस मोशन के लिए कैपिलर ने 3 लॉ दिए थे। तो सबसे पहला था लॉ ऑफ ऑर्बिट, के सारे के सारे प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम या इस सोलर सिस्टम से बाहर भी सारे के सारे प्लैनेट रिवॉल्व इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ द फोकस। अब ये होता है एक एलिप्स। सर्कल और एलिप्स में फर्क क्या है कि एक सर्कल लो, सर्कल को ऊपर से ऐसे दबा दो तो वो एक एलिप्स बन जाता है। जो उसका सेंटर होता है वो अब सेंटर पे लाइन नहीं करेगा, सिंस उसको हमने ऐसे दबा दिया तो उसके 2 फोकस पॉइंट बन जाते हैं, ये 2 उसके फोकस पॉइंट हैं। इन दोनों में से एक फोकस पॉइंट पर सन होता है और एक प्लैनेट इस एलिप्टिकल ऑर्बिट पे घूमता है। ठीक है, कोई सा भी प्लैनेट, सन एक फोकस पे और इस एलिप्टिकल ऑर्बिट पे एक प्लैनेट रिवॉल्व करता है। दूसरा है लॉ ऑफ एरियाज की एरियल वेलोसिटी ऑफ ऑल द प्लैनेट इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी का मतलब एरिया कवर्ड
इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। कि मान लो एक ये फोकस है, इस फोकस पे सन है और प्लैनेट इस हमारे ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है। अब इस ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते हुए इन एनी पर्टिकुलर टाइम टी प्लैनेट इतने से इस जगह से इस जगह पर आया, एंड इन द सेम टाइम टी प्लैनेट जब सन के पास था तो उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल करा। तो ये जो एरिया बनेगा इस वाले सेगमेंट का, ये वाले हिस्से का, ये पूरा एरिया सेम रहेगा। एरिया कवर्ड इन ए गिवन टाइम टी इज ऑलवेज कांस्टेंट। सेम टाइम टी के अंदर अगर प्लैनेट यहाँ से लेकर यहाँ पर गया तो ये वाला जो एरिया कवर होगा वो सेम रहेगा इसके। एक टाइम टी के अंदर सेम एरिया कवर होता है विच इज एरियल वेलोसिटी। एरिया कवर्ड इन ए पर्टिकुलर टाइम टी इज ऑलवेज कांस्टेंट। जब प्लैनेट सन से दूर होता है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, जब प्लैनेट सन के पास होता है तो उसकी वेलोसिटी इन द ऑर्बिट बढ़ जाती है। तो बढ़ने से फिर उसका एरिया कवर हो जाता है और यहाँ पर उसका वेलोसिटी स्लो है, इस वजह से ये वाला एरिया कम है। ओवरऑल एरिया दोनों का इक्वल हो जाता है। मतलब यहाँ पर जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है वो डिस्टेंस कम होता है, यहाँ पर डिस्टेंस ट्रेवल बढ़ जाता है। ओवरऑल एरिया जो कवर होता है इन पर्टिकुलर टाइम टी सेम रहता है। एंड लास्ट इज लॉ ऑफ टाइम पीरियड, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। मतलब स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द ऑर्बिट, मतलब ये पूरा एक रेवोल्यूशन कितने टाइम में कवर होता है वो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर जो जनरली हम लेते हैं वो लेते हैं जो रेडियस होता है ऑर्बिट का उसका क्यूब, और अगर आप एक एलिप्टिकल ऑर्बिट लो तो उस केस में सेमी मेजर एक्सिस। एलिप्स के अंदर ये जो बड़ी वाली एक्सिस हो जाती है, सिंस मैंने एक सर्कल को ऊपर से दबा दिया तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, ये डिस्टेंस बढ़ गया। दिस इज मेजर एक्सिस एंड दिस इज माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस का आधा ये वाला पोर्शन इज द सेमी मेजर एक्सिस। तो या तो रेडियस लेते हैं ऑर्बिट का या सेमी मेजर एक्सिस लेते हैं। एट जेई मेंस तक और सीबीएसई लेवल पर भी आपको सिर्फ रेडियस ऑफ ऑर्बिट दिया जाता है। कंसीडर कर लेते हैं कि जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर है, बट एडवांस लेवल पर वो देते हैं सेमी मेजर एक्सिस या सेमी माइनर एक्सिस। तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिलेशन निकालना पड़ता है। वहाँ पर सर्कुलर ऑर्बिट कंसीडर नहीं करते, एलिप्टिकल ऑर्बिट ही कंसीडर करते हैं। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। लॉ यही रहेगा, लॉ चेंज नहीं होगा। अगर सर्कुलर ऑर्बिट दिया है तो आर की जगह पर रेडियस डल जाएगा, और अगर एलिप्टिकल ऑर्बिट दिया है तो वहाँ पर सेमी मेजर एक्सिस डल जाएगा। और ये है डिडक्शन ऑफ केपलर्स थर्ड लॉ फ्रॉम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के एफ जी इज इक्वल टू एफ सी। मतलब फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशन को हमने सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ले लिया। ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया जी एम एम बाय आर स्क्वायर और सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया एम वी स्क्वायर बाय आर। सेंट्रीपिटल फोर्स इज एम वी स्क्वायर बाय आर। वी की जगह लगा दिया ओमेगा आर तो उससे ये बन गया एम आर ओमेगा स्क्वायर रिलेशन। यहाँ पर इस एम से ये वाला एम कैंसिल हुआ, ये वाला m गया, ओमेगा की जगह लगा दिया 2 पाई बाई टी। टी इज द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन। जब m से m कटा बचा क्या, जी एम बाई आर स्क्वायर इज गोज टू 2 पाई का स्क्वायर हो गया 4 पाई स्क्वायर, r एक बच गया, t का स्क्वायर आ गया यहाँ पर, t स्क्वायर उधर गया, r उधर चला गया, तो ये बन गया r क्यूब 4 पाई स्क्वायर बाई जी एम। 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड m इज द मास। अब ये जो कैपिटल m है ये कंसीडर करते हैं मास ऑफ द प्लेनेट या फिर मास ऑफ द सन। प्लेनेट के अराउंड कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो वो प्लेनेट का मास, और सन के अराउंड अगर प्लेनेट घूम रहा है तो सन का मास। मतलब बेसिकली जो सेंटर पर है और जिसके अराउंड जो चीज घूम रही है, जो अराउंड घूम रही है उसका मास स्मॉल m है, और जिसके अराउंड घूम रही है वो कैपिटल M मास है। तो टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब आ जाता है। तो इसी के बेस पर पहला क्वेश्चन अकॉर्डिंग फॉर द केपलर्स लॉ इज दिस। तो इसको चालू कर। 2 मिनट का टाइम है, जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो। उसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू है क्या जो वो दिया है
उस कांस्टेंट ना ना सीधा रेशियो तो निकालना है। चलो सी, तो इस केस में आपको दे रखा है आंसर है इसका सी, जिसका आ गया उसका ठीक। अब इस केस में दे रखा है कि टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इज 5 आवर्स, तो पहला टाइम दे रखा है 5 घंटे का। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होता है, तो यहाँ पर आ गया 5 का स्क्वायर मतलब 25 इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सेकेंड चीज दे रखी है द डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन अर्थ एंड द सैटेलाइट इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स द प्रीवियस वैल्यू। अब जो सेपरेशन है उसको 4r कर दिया, तो अब जो टाइम पीरियड टी डैश का स्क्वायर है दैट इज प्रोपोर्शनल टू 4r का क्यूब। इन दोनों का रेशियो निकालने हैं, तो 25 डिवाइडेड बाय टी डैश स्क्वायर इज इक्वल्स टू r क्यूब डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब 64 r क्यूब से r क्यूब गया, तो टी डैश squared is equals to 64 into 25. 64 into 25 is 1600. T dash is equals to 1600 का स्क्वायर मतलब T dash आ गया 40। तो अब अगर सेपरेशन को बढ़ा देंगे तो टाइम पीरियड बन जाएगा 40 आवर्स। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट चीज इज ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। ये तो बेसिक चीज है। ग्रेविटेशन वो ये दो टर्म्स हैं, मतलब दोनों का सेम ही है। अगर हम अर्थ की बात करें कि मैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको अर्थ पर स्टडी कर रहा हूँ, तो उसको ग्रेविटी से डिनोट किया जाता है। और ग्रेविटेशन कहीं पर भी पूरे यूनिवर्स के अंदर कहीं पर भी अगर मैं ग्रेविटेशन को स्टडी कर रहा हूँ तो वो ग्रेविटेशन, सिर्फ टर्म्स का डिफरेंस है यहाँ पर। जी एंड जी, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी का रिलेशन। तो स्मॉल जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड कैपिटल जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जो भी हमने पढ़ा। अगेन सिर्फ फोर्सेस को इक्वेट कर दो, एफ जी मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से जो फोर्स आती है एफ इज जी एम एम बाय आर स्क्वायर, ये लगा दिया। एंड वेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एम से एम कटा तो जी इज गोस टू जी एम बाय आर स्क्वायर होता है। फॉर अर्थ लगाओ तो जी की तो वैल्यू फिक्स होती है, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ लगाता तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर स्मॉल जी की वैल्यू आ जाती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस वो जो एक बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर पे लगते हैं। दो बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक पहली बॉडी के सेंटर से दूसरी बॉडी के सेंटर में होता है, मतलब लाइन जिस लाइन के अलोंग फोर्स लग रही है, ऐसा नहीं है कि ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, ऐसा पूरा ये पूरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे लग रही है, ऐसा नहीं होता। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो फोर्स एक लाइन के अलोंग लाई करती है तो वो इस लाइन के अलोंग लाई करेगी। इस बॉडी के सेंटर से इस बॉडी के सेंटर पे फोर्स लगती है। सेकंड, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो हो रहा है, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। कंजर्वेटिव मतलब पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ पे डिपेंड नहीं करती, मतलब इन दोनों बॉडी के बीच में जितना डिस्टेंस है सिर्फ उस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी फोर्स। इन दोनों बॉडी के बीच का डिस्टेंस को अप्रोच कैसे किया जा रहा है, ऐसे या कैसे भी करो, उस पर फोर्स डिपेंड नहीं करेगी। इंडिपेंडेंट ऑफ इंटरवीनिंग मीडियम, बीच में एयर है, ग्लास है, पानी है, कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरवीनिंग मीडियम, सिर्फ बॉडी के मास और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। एंड लास्ट इज ग्रेविटेशनल फोर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर एंड साइज ऑफ बॉडी एज लॉन्ग एज देयर मास रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब इस बॉडी का अगर मास इतना ही रखूं मैं, साइज को 4 गुना बढ़ा दूं, मास उतना ही है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसका साइज कोई डिपेंड नहीं करता, इसका नेचर मतलब बॉडी मान लो पहले वुड की थी, वुड की बजाय मैंने ग्लास का कर दिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। सिर्फ अगर इसका मास m का m ही रह गया, उतना ही मेरे को चाहिए। मास चेंज हो जाएगा, भले ही नेचर और साइज कैसे भी कर दो,
उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हो जाएगी। मास बढ़ा, फोर्स बढ़ जाएगी, मास कम हुआ, फोर्स कम हो जाएगी, बट इसके नेचर और साइज से उसका कोई लेना देना नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स का। नेक्स्ट चीज इज वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की सरफेस पर तो 9.8 हमने बता दी कि सरफेस पर हम खड़े हैं, तो हमारे लिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो 9.8 लगेगी। बट अगर हम यहाँ से ऊपर जाएं या यहाँ से नीचे आए, अर्थ की सरफेस से जितना ऊपर जाएंगे तो ये वेरी कैसे करेगा, और नीचे चले जाएंगे तो वेरी कैसे करेगा। तीसरी चीज कि हम अर्थ पर इक्वेटर से पोल की तरफ भी चले जाएं तो कैसे वेरी करेगा, बिकॉज अर्थ इज नॉट अ परफेक्ट स्फीयर। अर्थ पोल से थोड़ा अबव हुआ, इक्वेटर से थोड़ा बाहर है, तो जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर इक्वेटर का थोड़ा ज्यादा है और पोल्स का थोड़ा कम बन जाता है, तो वहां पर भी वेरिएशन है। तो 3 जगह पर वेरिएशन हमें पढ़नी होती है, बाय इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन डेप्थ एंड एज वी मूव फ्रॉम पोल्स टू इक्वेटर। एक वेरिएशन कभी कभार ये भी आ जाती है कि जो रोटेशन है वो रोटेशन की स्पीड से क्या फर्क पड़ता है, तो वो एक अलग केस है, उसको हम अलग डिस्कस करेंगे जब हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस करेंगे उसके, बिकॉज जेई मेंस के अंदर उस लेवल के क्वेश्चन ज्यादा नहीं आते ग्रेविटेशन से जनरली इजी क्वेश्चंस ही आते हैं। तो वो वाला टॉपिक अभी के लिए छोड़कर वो एडवांस वाले केस में आता है, वो एडवांस में ही डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे उसको डिस्कस। तो 3 केसेस है हमारे पास। तो पहला इंक्रीज इन हाइट, तो g इज गोज टू gm/r स्क्वायर सरफेस पे होता है। जैसे जैसे मैं हाइट बढ़ाऊंगा तो ये जो r है, r क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर, ये अगर अर्थ है, ये सेंटर है, तो हम सिर्फ इस डिस्टेंस को ले रहे हैं। अगर मैं एक h हाइट पे चला गया तो अब हमें ये पूरा डिस्टेंस लेना पड़ेगा, विच बिकम्स r प्लस h। तो हमें ये r की जगह पर r प्लस h का स्क्वायर लेना है। इन दोनों को सीधा सीधा डिवाइड किया तो g बाय g डैश इज इक्वल्स टू gm/r स्क्वायर और डिवाइडेड बाय gm r प्लस h। उल्टा करा, gm दोनों कैंसिल आउट हो गए, बचा गया r प्लस h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, r प्लस h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब इसमें मैंने r दोनों में डिवाइड किया, r बाय r कट गया, h बाय r बच गया, 1 प्लस r h बाय r होल स्क्वायर। इस वाली टर्म को उल्टा करा, g डैश बाय g, तो इसकी पावर हो जाएगी नेगेटिव की। अब यहाँ पर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं। बाइनोमियल एक्सपेंशन कितनी बार भी कर चुके हैं, मैं हर बार आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ 2 कंडीशन चाहिए। पहला कि जो फर्स्ट टर्म है वो 1 होनी चाहिए और जो इसकी पावर है वो 1 से छोटी होनी चाहिए। इस केस में बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं हो सकता था, इसको आपको नॉर्मली होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से एक्सपेंड करना पड़ता। यहाँ पर हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा सकते हैं, इस वजह से हमने इसको उल्टा किया है। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाया, सेकंड टर्म जो पावर है वो सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो -2 इधर आ जाएगा, वो बन जाएगा -2h/r g डैश बाय g। तो g डैश इज इक्वल्स टू g इनटू 1 - 2h/r होता है। ये वेरिएशन होती है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की विद हाइट, कि अगर मैं अबव द अर्थ सरफेस जा रहा हूँ, h हाइट पर जा रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे वेरी करेगी, वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, 1 - 2h/r ऐसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती है जैसे हम अर्थ की सरफेस के ऊपर जाते हैं। अगर हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर डिस्टेंस कम हो रहा है। अगर मैं यहाँ, ये अर्थ की सरफेस है, यहाँ पर मैं डिस्टेंस d नीचे जा रहा हूँ तो यहाँ पर डिस्टेंस कम हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है r माइनस d का स्क्वायर, जो जनरल फॉर्मूला है। लेकिन यहाँ पर इस केस में विद इन डिक्रीज इन द डिस्टेंस मास भी कम हो रहा है, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड करेगी हमारे बॉडी से हमारे अर्थ के सेंटर पर। जैसे जैसे मैं मान लो इस जगह पर पहुंचा, डी हाइट नीचे, डी डेप्थ पर मैं गया, तो मास ऑफ अर्थ बिलो माय बॉडी वो भी तो कम हो जाएगा, बिकॉज कुछ मास तो अब मेरे ऊपर चला गया है, मेरे हाइट पर है। बाकी मेरे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगी, फोर्स जो मेरे और अर्थ के सेंटर के बीच में लगेगी, वो तो अब इस मास की वजह से लगेगी ना, ऊपर वाले मास की वजह से तो फोर्स लगने से रही है, अब वो उसकी फोर्स अलग डायरेक्शन में जा रही है। हमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चाहिए जो अर्थ की तरफ से लग रही है वो नीचे के मास की तरफ से लगेगी, तो इस केस में मास भी डिक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर है विद यूनिफॉर्म डेंसिटी रो। ठीक है, अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर लिया विद यूनिफॉर्म डेंसिटी रो। अब डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम एक स्फीयर की होती है 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहाँ पर लगा दिया मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। g इज gm/r स्क्वायर, यहाँ पर m की जगह रिप्लेस कर दिया रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। इस r स्क्वायर से ये r कट गया,
एक r बचा। और अगर मैं डेप्थ d पर जा रहा हूं तो यहाँ पर m डैश, मतलब अब मास ऑफ अर्थ कितना चेंज होगा, वो रो डेंसिटी इंटू 4/3 r माइनस डी का क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर 4/3 पाई आर। अब यहाँ पर जो ये वाला डिस्टेंस बचा, इतना डिस्टेंस, दिस बिकम्स r माइनस डी, टोटल r था और d डेप्थ नीचे चले गए तो r माइनस डी का क्यूब बचा। अगेन यहाँ पर अगर मैं g डैश की वैल्यू निकालूं तो जी एम डैश बाय r माइनस डी का स्क्वायर इज जी एम डैश की जगह लगा दिया रो 4/3 पाई आर, 4/3 पाई और r माइनस डी का क्यूब, r माइनस डी का स्क्वायर और ये क्यूब यहाँ पे कैंसिल हो गया, अगेन एक पावर बची। फिर से अब हमारे पास एक टर्म आई ये और एक टर्म आई ये वाली, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, 4/3 पाई रो और जी सब कुछ कैंसिल हो गया, बचा r माइनस डी बाई आर, r माइनस डी बाई आर विच अगेंस्ट बिकम्स r r कैंसिल हो गया, d बाई आर बचा 1 माइनस डी बाई आर। सो g डैश इज इक्वल्स टू g इंटू 1 माइनस डी बाई आर। विद इंक्रीज इन हाइट था फॉर्मूला 1 माइनस 2h बाई आर और विद डेप्थ है 1 माइनस डी बाई आर। तो इनकी वेरिएशन का ग्राफ ये बन जाता है। जैसे जैसे हम ये सरफेस पर है, सरफेस से नीचे आते हैं तो 1 माइनस डी बाई, एक लीनियर रिलेशन बन रहा है हमारे पास, लीनियरली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती है। विद हाइट वो रिड्यूस हो रही है 2h बाई आर से, तो उसका कर्व ये वाला बनता है रिडक्शन का, जीरो यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर जीरो पहुंचेगा इन्फिनिटी पर। तो इस वजह से ये एक्सिस पैरेलल जाएगी हमारे जो डिस्टेंस वाली एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इसके ये पैरेलल जाता है, ये कभी टच नहीं करेगा इसको। ये तो यहाँ पर आके जीरो हो गया बिकॉज डिस्टेंस से जीरो हो गया, यहाँ पर जाते जाते ये पैरेलल जाता है, एट इन्फिनिटी ये जीरो होता है और ये इसका ग्राफ होता है मैक्सिमम सरफेस के ऊपर विच इज 9.8, ये डिस्टेंस और ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू। और तीसरी चीज जो मैंने कहा कि हम इक्वेटर से पोल पे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो हम इक्वेटर पे हैं और ये पोल पे है। मैंने क्या कहा, पोल से थोड़ा दबा हुआ होता है अर्थ और इक्वेटर पे थोड़ा ज्यादा है, तो इक्वेटर का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो गया, पोल का डिस्टेंस कम हो गया। जो फोर्स एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दिस इज जी एम बाय आर स्क्वायर, मतलब जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का मतलब कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे जी कम होता चला जाएगा। यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है तो जी कम हो जाएगा, यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो जी बढ़ जाएगा। तो जब हम इक्वेटर से पोल पे जाएंगे तो जी इंक्रीज करता चला जाएगा, ये है। अब अगला क्वेश्चन फॉर द सेम टॉपिक, मतलब वेरिएशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। करो कोशिश। चलो भाई 2 मिनट हो गए। तो
the change in the value of acceleration due to gravity at height h is above the surface is same as depth d below the surface. जितनी वेरिएशन ऊपर आई उतना ही चेंज नीचे आया. Where both d and h are much smaller than the radius of earth. मतलब जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है. दैट डजंट रियली मेक सेंस फॉर अस राइट नाउ. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो एट हाइट अबव, तो g at height h is g at the surface into 1 minus 2h by r, and g at depth d is acceleration due to gravity into 1 minus d by r. ये दो फॉर्मूले भी अभी हमने निकाले हैं. तो इसमें से क्या रिलेशन इन्होंने, ये दोनों इक्वल बोला हुआ है. इन्होंने दिया है कि g at height h is equals to g at depth d. इन दोनों को इक्वेट कर दिया. g into 1 minus 2h by r is equals to g into 1 minus d by r. g से g कटा, उसके बाद 1 से 1 जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव जाएगा, r से r जाएगा, d is equals to 2h बचा. Hence C is the correct option. चलो जी, अगला क्वेश्चन करो. चलो जी, हो गया टाइम इसका भी. तो यहाँ पर दिया हुआ है कि किस हाइट पर g/9 इसकी वैल्यू हो जाएगी. तो g एट हाइट h, g डैश इज g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर. अभी अभी हमने रिलेशन निकाला था. तो g इन्होंने दे रखा है कि g/9 हो गया. तो g/9 इज इक्वल्स टू g या g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर. आर की टर्म्स में हमें h की वैल्यू निकालनी थी. g से g गया, ये बना 1 माइनस 2h बाई आर इज इक्वल्स टू 1/9. मतलब 2h बाई आर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/9, जो कि हो गया 8/9. एंड हेंस h इज इक्वल्स टू 8r डिवाइडेड बाई 2 इंटू 9, मतलब 4r/9. h इज इक्वल्स टू 4r/9, जो कि कोई सा भी ऑप्शन नहीं है. अब हुआ क्या कि इस वाले क्वेश्चन में जो मैंने अभी आपसे कहा कि दैट डजंट मेक सेंस फॉर अस राइट नाउ, वो अब सेंसिबल है. इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि d और h आर मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ अर्थ. जब वेरिएशन, जब हम जिस पॉइंट पर देख रहे हैं d एंड h, वो अर्थ के रेडियस से बहुत ज्यादा वेरी ना करें, उस केस में हम बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे. क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन वाले जो टर्म आई है हमारे पास, वो वाली टर्म आई है जो हम एक अप्रोक्सीमेशन लेके लगाते हैं. उसके अंदर हम आगे वाली टर्म्स को छोड़ रहे हैं. आगे वाली टर्म कौन थी? स्क्वायर वाली टर्म्स थी.
अब मच स्मॉलर है तो हम स्क्वायर वाली टर्म को डेरिवेशंस के अंदर, अगर आपको याद हो कि कुछ डेरिवेशंस के अंदर हम हर बार छोड़ देते हैं जो स्क्वायर वाली टर्म है, कि एक छोटी टर्म स्क्वायर करा तो और ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। इस केस में वो हमें नहीं दिया हुआ, तो इस वजह से हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, एंड हेंस दिस इज नॉट द राइट सॉल्यूशन एंड द राइट अप्रोच टू गो फॉर द क्वेश्चन। इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास ओरिजिनल फॉर्मूला बिना अप्रोक्सीमेशन के आया था, जो उससे पहले आया था, विच वॉज जी डैश इज इक्वल्स टू जी इंटू आर बाय आर प्लस एच, ये वाला फॉर्मूला ये आपको लगाना पड़ेगा, एंड स्क्वायर मतलब जो शुरुआत से आया था, शुरुआत वाला क्या था आपके पास कि जी डैश इज इक्वल्स टू जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, और यहाँ से बना था जी एम इंटू आर स्क्वायर, यहाँ से कॉमन निकाला तो 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, मतलब जी बाय 1 प्लस एच बाई आर का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर। तो जी डैश इज जी बाय 9 इज इक्वल्स टू जी इंटू 1 प्लस एच बाय आर का होल स्क्वायर, जी से जी यहाँ पे कट गया, 1 प्लस एच बाय आर इधर आया ऊपर एंड 9 इधर गया, इसका स्क्वायर था वो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 1 प्लस एच बाय आर इट बिकम्स 3, एच बाय आर बिकम्स 2 एंड एच इज इक्वल्स टू 2r, एंड हेंस ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि अगर डी और एच दे रखे कि भाई अर्थ के रेडियस से बहुत ज्यादा छोटे हैं तो बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो, नहीं दिया हुआ तो जो उससे पहले फॉर्मूला आया था वो वाला लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें तो टाइमर लगाने की जरूरत नहीं है, ये तो सीधा वेरिएशन और वेरिएशन वाला अभी ग्राफ ड्रॉ किया था, ये वाला ऑप्शन हमारे पास सीधा सीधा बन रहा था। चलो जी, अगला टॉपिक ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज द एरिया अराउंड एनी ऑब्जेक्ट, जैसे कि मैं हूं, अब मेरे अराउंड वाला वो सारा एरिया जिसके अंदर मैं किसी भी दूसरी चीज को अट्रैक्ट कर सकता हूं अपनी तरफ विद a gravitational force is the gravitational field. तो एरिया around an object in which it can exert gravitational force of attraction on any other object is the gravitational field. So obviously gravitational field मतलब मैं किसी दूसरे भी ऑब्जेक्ट पर gravitational force लगा रहा हूँ, और force due to gravitation if f is equals to gmm by r square, वो जीरो कब होगी, जब r infinity हो जाएगा, मतलब gravitational field of all the objects extend to infinity। मैं यहाँ पर खड़े खड़े मून को भी अट्रैक्ट कर रहा हूँ अपनी तरफ, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मेरी, बट मैं उसको खींच नहीं रहा अपनी तरफ, वो बड़प्पन है मेरा, बट अभी के लिए मैं अट्रैक्ट तो कर ही रहा हूँ उसको। तो f इज इक्वल्स टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर, ये वाला तो रिलेशन हमने लगाया, इसके अकॉर्डिंग r f जीरो होगा तो r इंफिनिटी पे होगा, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ एनी ऑब्जेक्ट आपकी भी इंफिनिटी तक एक्सटेंड करती है। इसके बाद कुछ टर्म्स है जो ग्रेविटेशन से रिलेटेड है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, इंटेंसिटी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज बेसिकली वर्क डन, कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मेरी ग्रेविटेशनल फील्ड तो इन्फिनिटी तक जा रही है, तो मैं इन्फिनिटी से आगे मतलब जीरो ग्रेविटेशनल फील्ड, मेरी अप्रोच से दूर कोई चीज है, उसको अपनी अप्रोच के अंदर लेकर आ रहा हूँ, उसमें जितना वर्क होगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन ग्रेविटेशनल फील्ड, कि इन्फिनिटी से कोई ऑब्जेक्ट को मैं अपने पास तक लेकर आ रहा हूँ एट एनी पॉइंट, ठीक है, जिस पॉइंट पर आएंगे उसका पोटेंशियल वर्क डन जितना पास आता जाएगा उतना वर्क डन बढ़ता चला जाएगा। तो इन्फिनिटी से एक यूनिट मास को, मतलब एक 1 kg के मास को मैं अपने पास तक लेकर आ रहा हूँ, तो जिस पॉइंट तक मैंने आके रखा, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मैंने यहाँ पे लाके रखा, इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जितना वर्क होगा दैट इज इस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज वर्क डन, एंड यूनिट मास को लेकर आ रहा हूँ तो मतलब वर्क डन पर यूनिट मास, तो वर्क डन की यूनिट जूल और केजी इसका, तो यूनिट इसकी आ जाती है जूल पर केजी, और अकॉर्डिंगली इसके डायमेंशन बन जाते हैं m नॉट l स्क्वायर t माइनस टू, बिकॉज वर्क डन इज ml स्क्वायर t माइनस टू डिवाइडेड बाई kg, मतलब मास, तो mm कट जाता है l स्क्वायर t माइनस टू, और यहाँ पर आ जाती है इसकी एक्सप्रेशन। तो पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट मास, dw बाई m, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो f डॉट dx कर दिया यहाँ पर, डिवाइड बाय मास कर रहा हूँ, f की जगह पर gmm बाई x स्क्वायर लगा दिया, m से m कट गया, gm बाई x स्क्वायर dx, यहाँ पर आ गया dv। अब मेरे को क्या चाहिए, टोटल वर्क डन इन्फिनिटी से यहाँ पे लाने में, तो वर्क डन को मैंने कर दिया इंटीग्रेट, भाई इंटीग्रेट करने से gm दोनों कांस्टेंट है बाहर चला गया, dx और
डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर बचा। वर्क डन कहाँ से कहाँ तक है, इन्फिनिटी से मैं उसको अपने पास तक ला रहा हूँ और अपने से आर डिस्टेंस दूर पे रख रहा हूँ, तो इन्फिनिटी से लेकर आर तक जी एम एक्स की पावर -2 डी एक्स। दिस इज इंटीग्रेशन का जनरल फॉर्मूला, एक्स की पावर एन डी एक्स इज एक्स एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। तो इसकी पावर थी -2, -2 + 1 इज -1 और -1 ही नीचे आ गया, तो माइनस जी एम और -1 है पावर, तो ये नीचे आ गया, तो माइनस जी एम बाई आर और माइनस जी एम बाई इन्फिनिटी, 1/∞ इज 0। तो पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज माइनस जी एम बाई आर होता है। हमेशा नेगेटिव होगा बिकॉज मैं उसको ऑपोजिट ला रहा हूँ, जितना पास लेकर आऊंगा उतना वर्क डन ज्यादा होगा, इस वजह से ऑलवेज नेगेटिव होता है। एट इन्फिनिटी पोटेंशियल 0 हो जाता है और 0 पर पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाता है, कि इन्फिनिटी से मैं बिल्कुल अपने करीब लेकर आ गया किसी भी चीज को, तो उसमें इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ वर्क करना पड़ता है। ये 3 पॉइंट है जो आपको याद करने हैं। पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, 0 होता है इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी होता है 0 पर, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस जी एम बाय आर। अगली चीज इससे रिलेटेड इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन अगर आप क्लास 12th में हो तो वही है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पोटेंशियल ये था कि यूनिट चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम अपने पास तक लेकर आए, उसमें कितना वर्क लगता है, और पोटेंशियल एनर्जी इस किसी भी चार्ज को अपने पास तक लेकर आए। तो सेम पोटेंशियल एनर्जी के अंदर है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग मास m फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इज पोटेंशियल एनर्जी, प्लस 1 kg या 1 kg के मास को मैं इंफिनिटी से अपने पास तक लाया तो वो पोटेंशियल, m kg के मास को अपने पास तक लेकर आया तो वो पोटेंशियल एनर्जी, इंफिनिटी से अपने पास तक लेकर आया तो पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली इक्वल टू इज सीधा सीधा इक्वल टू वर्क डन, क्योंकि मास m को ही मैं लेकर आ रहा हूं, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन, यूनिट जूल लिया जाती है और डायमेंशन सेम एज वर्क डन ml² t-2। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कि मैं एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड मान लो यहाँ पर है, इस जगह पर एक मैंने 1 kg का मास रख दिया, तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट in the gravitational field, force experienced by this object is the intensity of gravitational field at this point. Intensity of gravitational field at any point is defined as the force experienced by unit mass placed at that point. इस पॉइंट पर इंटेंसिटी मेरे को निकालनी है, तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय 1 kg का मास। ठीक है, इस पॉइंट पर मैंने अगर 1 kg का मास रख दिया तो फोर्स कितनी लगेगी, वो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है। फोर्स इज जी एम एम बाय आर स्क्वायर। इस m को अगर मैं 1 kg रख दूं तो जो हिस्सा बच गया वो होती है इंटेंसिटी, F by m इज इंटेंसिटी, फोर्स ऑन 1 kg, जी एम बाय आर स्क्वायर, जी एम बाय आर स्क्वायर सेम हमारी यूनिट आई थी फॉर एक्सेलरेशन, तो डायमेंशन और यूनिट सेम एज दैट ऑफ एक्सेलरेशन, बट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं आएगा बिकॉज इंटेंसिटी है, क्वांटिटी अलग है, तो न्यूटन पर मीटर, डायमेंशन सेम बिकॉज फॉर्मूला सेम बन रहा है उसका LT-2, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। नेक्स्ट चीज इज रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। पोटेंशियल हो गया माइनस जी एम बाय आर, फील्ड इंटेंसिटी हो गई जी एम बाय आर स्क्वायर, डीवी होता है हमारे पास डी डब्ल्यू बाई एम, मतलब वर्क डन पर यूनिट मास। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, वर्क डन को मैंने लिख दिया आई इंटू एम इंटू डी एक्स, बिकॉज आई था मेरा, एफ क्या होता है, एफ इज जी एम एम बाय आर स्क्वायर, तो ये तो आई आ गया था तो आई इंटू एम ही बचा खाली, और डी डब्ल्यू एफ डी एक्स आई एम डी एक्स और कॉस 180 डिग्री, बिकॉज इंटेंसिटी तो उसका एंगल तो उल्टा चला गया, फोर्स उस साइड है, इंटेंसिटी की डायरेक्शन उल्टी आ गई, तो माइनस आई एम डी एक्स आ गया। यहाँ पर वही मैंने एक्सप्रेशन लगा दी, यहाँ पर नेगेटिव आएगा, माइनस आई एम डी एक्स बाई एम, एम से एम गया, आई डी एक्स नेगेटिव का इज इक्वल्स टू डी वी एंड हेंस आई इज इक्वल्स टू डी वी बाई माइनस डी वी बाई डी एक्स। सेम रिलेशन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का आया था विद पोटेंशियल, E is goes to minus dv by dx आया, तो यहाँ पर I इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड is goes to minus dv by dx। अब इसके पोटेंशियल का क्वेश्चन, एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी करो।
चलो भाई, टाइम ओवर इसके लिए। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि मास ऑफ ए स्पेसशिप इज 1000 kg, मतलब 10⁻³ kg इसका मास है। इट इज टू बी लॉन्च फ्रॉम द अर्थ सरफेस आउट इनटू फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में भेजना है, मतलब अब इसके ऊपर इसको हमें अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से पूरी तरीके से बाहर निकालना है, ठीक है। इसको हमें फ्री स्पेस में भेजना है, ग्रेविटेशनल फील्ड से पूरी तरीके से बाहर निकाल देना है। वैल्यू ऑफ जी और आर इन्होंने दे रखी है, जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 6400 किलोमीटर का मतलब 6400 इंटू 10⁻³ मीटर, ऐसा यूनिट मीटर होती है। तो रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर दिस वर्क, अब वर्क का मतलब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अगर एक चीज़ है मेरे पास अर्थ की सरफेस पर, उसको मेरे को फ्री स्पेस में बाहर भेजना है, तो मेरे को अब उसको किस वेलोसिटी से भेजना है वो इन्होंने नहीं पूछा, वो वाला एक अलग टॉपिक में आता है जो अभी आगे पढ़ेंगे, एस्केप वेलोसिटी। इन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि कितनी एनर्जी उसको सप्लाई करें, तो जितनी एनर्जी उसके पास अर्थ की सरफेस पर है उतनी ही एनर्जी दे तो वो बाहर चला जाएगा। तो ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ की सरफेस पे जो उसकी एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी एट द सरफेस, उतनी एनर्जी उसको दे दो, वो सरफेस से बाहर चला जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, m इंटू जी इंटू एच होता है पोटेंशियल एनर्जी। अर्थ की सरफेस पर ड्यू टू ग्रेविटेशन कितना, मास इसका हो गया 10⁻³ जी की वैल्यू इन्होंने दे दी 10, एच की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 6400 इंटू 10⁻³। इसको सॉल्व किया तो ये बन गया 64 इंटू 10⁻³ 4 5 6 और 3 9, मतलब 6.4 इंटू 10⁻10 जूल। 6.4 इंटू 10⁻10 जूल, इतनी एनर्जी दे दो, वो अर्थ की सरफेस से बाहर चला जाएगा। सेम फॉर्मूला कैन बी डेराइव्ड, वो पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो अभी हमने निकाला Gmm/r से। आगे इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास। तो इनर्शियल मास किसी भी ऑब्जेक्ट का होता है विच इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ द बॉडी, एंड ग्रेविटेशनल मास आता है किसी भी ऑब्जेक्ट का विच इज ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। एट द सरफेस ऑफ अर्थ दोनों ही बराबर, ज्यादा वेरिएशन दोनों के अंदर नहीं आती। इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मास सेम होता है, जहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती चली जाती है, वहां पर इनर्शियल मास रोल प्ले करता है अपना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मतलब एट हाइट h एंड एट डेप्थ d, या फिर इक्वेटर से पोल पे जब जा रहे हैं वहां पर इनर्शियल मास का रोल थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। इनर्शियल मास ड्यू टू इनर्शिया इज टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू रिटेन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, रुका हुआ है, उसको मूव करने में जितनी एनर्जी चाहिए, जितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, वो मास इनटू एक्सेलरेशन। उस केस में जो मास आएगा वो इनर्शियल मास है। ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटी, कि उसको लिफ्ट करना है, हमें ऊपर लिफ्ट करना है, तो उस केस पे जो उसका मास लग रहा है वो ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, वो फर्क है। ये आता है F इज इक्वल्स टू एम जी से, और ये आता है F इज इक्वल्स टू एम ए से। फर्क कब आएगा, जब A और G अलग अलग होंगे, उस केस में फर्क आता है। इसको मेरे को किसी ऑब्जेक्ट को सीधा सीधा धक्का देना है, वहां पर इनर्शियल मास आएगा। किसी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करना है एट हाइट h, तो वो ग्रेविटेशनल मास आता है। अगली चीज आती है सैटेलाइट। तो सैटेलाइट इज एनी ऑब्जेक्ट रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट इन स्पेस, ठीक है। अर्थ के अराउंड कोई भी चीज घूम रही है वो सैटेलाइट। जो सैटेलाइट नेचुरली प्रेजेंट है वो नेचुरल सैटेलाइट, जो सैटेलाइट हमने लॉन्च करी है वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। नेचुरल सैटेलाइट जैसे कि मून, आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो हम लगातार भेजते चले जाते हैं। तो अब इसमें कुछ कुछ टर्म्स आती हैं, जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो मतलब अर्थ, स्टेशनरी मतलब एट रेस्ट, जो अर्थ के रिस्पेक्ट में एक फिक्स पोजीशन पर घूम रही है वो सैटेलाइट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। इनका जो रेवोल्यूशन का स्पीड होता है वो सेम होता है जितना अर्थ का रेवोल्यूशन स्पीड होता है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जैसे कि हम एक सैटेलाइट लॉन्च करी एंड वी फिक्स्ड इट ओवर दिल्ली,
हमने दिल्ली के ऊपर एक सैटेलाइट फिक्स कर दी, तो जिस स्पीड से अर्थ रोटेट कर रही है, अगर वो सैटेलाइट भी उसी स्पीड से रोटेट करती चली जाएगी तो वो तो हमेशा अर्थ की दिल्ली के ऊपर ही रह जाएगी। वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं जो एक फिक्स प्लेस के ऊपर ही उसको फिक्स, एक अर्थ के ऊपर एक फिक्स प्लेस के ऊपर ही उसको रख दिया जाता है। जिस स्पीड से अर्थ रोटेट करेगा उसी स्पीड से वो भी रोटेट करती चली जाएंगी, एंड हेंस वो हमेशा सिर्फ उसी पर्टिकुलर स्पॉट की इंफॉर्मेशन हमें देगी। नेक्स्ट इज पोलर सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट वो जिनका जो रोटेशनल एक्सिस होता है वो अर्थ के पोल से पोल की तरफ ही होता है, वो इसी एक्सिस पर घूमती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल के बीच में ही वो घूमती है, उसका इक्वेटर से कोई लेना देना नहीं होता, वो पोलर एक्सिस होती है, वो पोलर सैटेलाइट्स होती हैं। नेक्स्ट हम आती है ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड इज द स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट जिस स्पीड से वो रोटेट कर रही है इन द ऑर्बिट। तो मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड टू पुट ए सैटेलाइट इन अ गिवन ऑर्बिट, ठीक है। ये हमें अर्थ से h हाइट पर एक सैटेलाइट रखनी है, किस स्पीड से मैं इसको फेंकूं कि वो इस सैटेलाइट में आ जाए और उसी स्पीड से वो यहाँ पर रोटेट करे, वो है ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है। तो मान लो मैंने एक सैटेलाइट यहाँ से लॉन्च करी विद वेलोसिटी v, ऑर्बिटल वेलोसिटी तो उसको v नॉट मानते हैं, v नॉट से मैंने एक सैटेलाइट लॉन्च करी अर्थ की सरफेस से और मेरे को उसको h हाइट पर भेजना था, वो h हाइट पर चली गई। आफ्टर बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन द ऑर्बिट, मतलब वो उस ऑर्बिट में स्थापित हो गई, अब वो ड्यू टू ग्रेविटी एक रोटेशनल मोशन अक्वायर करेगी, मतलब वो अर्थ के अराउंड घूमने लग जाएगी। अब वो जब घूमेगी आफ्टर बीइंग एस्टेब्लिश्ड, तो जो उसका रोटेशनल मोशन होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा mv²/r, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स आई प्योरली ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ इज इक्वल टू mfg हो जाएगा। तो fg इज gmm/r+h का स्क्वायर एट हाइट h, एंड fc इज mv²/r, और यहाँ पर भी r आ जाएगा r+h, यहाँ पे स्क्वायर था, एक पावर थी, m से m कट गया, gm r+h इज इक्वल टू v0 स्क्वायर r+h, ये पूरी टर्म कट गई। तो v0 स्क्वायर इधर तो सब कुछ गया इज gm/r+h, तो v0 इज स्क्वायर रूट ऑफ gm/r+h। यहाँ पर अगर आप यही रिलेशन लिखो इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पर होता है हमारे पास g इज इक्वल टू gm/r², gm की जगह पर gr² यहाँ पे लिख दो, gm की जगह पर gr², स्मॉल g इंटू r², तो ये एक्सप्रेशन आ जाती है इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल स्पीड ऑफ एनी सैटेलाइट, कि अगर मैं इस स्पीड से एक सैटेलाइट को लॉन्च करूं तो वो एट एन हाइट h एस्टेब्लिश हो जाएगी, और फिर वो उस ऑर्बिट में इसी स्पीड से ही रिवॉल्व करेगी, v0 स्पीड से ही वो उस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगी। तो इफ ए सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग क्लोज टू अर्थ, अर्थ के बहुत पास रिवॉल्व कर रही है, तो यहाँ पर जो r+h की वैल्यू है, r तो 6400 किलोमीटर है, मतलब 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर, बहुत ज़्यादा हो गया। अगर h उससे काफ़ी छोटा है तो r+h की वैल्यू लगभग r के बराबर ही होती है। उस केस में ये एक अप्रोक्सीमेशन लग जाती है कि यहाँ पर gr²/r बचा, एक r से एक r कट गया, gr बचा, g इज 9.8, r की वैल्यू 6400 किलोमीटर, वैल्यू पुट करें 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी फॉर ऑल द सैटेलाइट्स विच आर रिवॉल्विंग एट एनी हाइट क्लोज टू द सरफेस ऑफ, ठीक है। लगभग इतनी उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट चीज आती है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट का मतलब टाइम रिक्वायर्ड बाय सैटेलाइट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। अर्थ का पूरा एक चक्कर, एक पूरी परिक्रमा करने में जितना टाइम लगेगा एक सैटेलाइट को, वो टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट होता है। तो टाइम सीधा सीधा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो हो गया 2πr, वो जो सर्कमफेरेंस कवर होगा, एंड स्पीड अभी हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाली। मैंने कहा ना ऑर्बिटल वेलोसिटी जिस स्पीड से उसको लॉन्च किया और सेम स्पीड से वो अपने ऑर्बिट के अंदर भी घूमेगी, तो वो उसकी स्पीड ऑर्बिटल वेलोसिटी हो गई। ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाला gr²/r+h एंड 2πr, r तो हमारा डिस्टेंस था, सर्कमफेरेंस, तो वो सर्कमफेरेंस हो गया r+h। इस पूरे रिलेशन को सॉल्व किया तो सॉल्यूशन के लिए क्या लिया, इस रूट को ऊपर एक्सटेंड किया, मतलब ये जो r+h वाली टर्म है इसको हमने रूट के अंदर लिया तो वो स्क्वायर हो जाएगा इसका, r+h और r डिवाइड का डिनोमिनेटर वो ऊपर आ गया, r+h इंटू इसको रूट में लिया तो r+h का होल स्क्वायर बन गया। तो ये बना 2π इंटू r+h का क्यूब डिवाइडेड बाय gr²। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट। अगेन इसके अंदर अप्रोक्सीमेशन लगाएं तो ये तो इसका एक जनरल एक्सप्रेशन आ गया। इसके अंदर भी अगर अप्रोक्सीमेशन लगा दो कि फॉर अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग क्लोज टू अर्थ r+h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू r होता है, तो उसके लिए
उसके लिए यहाँ पर r प्लस एच की जगह लग जाएगा 2 पाई, तो t की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई रूट में r क्यूब डिवाइडेड बाय, यहाँ पर था g r स्क्वायर, यहाँ पर आ गया g इंटू r स्क्वायर एक r कट गया, t इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ r बाय g। तो ये आ जाता है अप्रॉक्सीमेटली 1622 सेकेंड्स। इतना टाइम लगता है एक सैटेलाइट को अर्थ के क्लोज जो ऑर्बिट कर रही है अर्थ का एक पूरा चक्कर काटने में। नेक्स्ट चीज हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो हाइट, तो टी की एक्सप्रेशन तो ये आ गई थी टाइम पीरियड की, 2 पाई आर क्यूब बाय जी आर स्क्वायर। यहाँ पर आर क्यूब बाय जी आर स्क्वायर, टी अपॉन 2 पाई करा, आर क्यूब बाय जी आर स्क्वायर का वहाँ पर उसका स्क्वायर करा, टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर हो गया। सारी इक्वेशन को सिर्फ हमने वेरी करा, इसी इक्वेशन को घुमाया है सो दैट आर की वैल्यू निकाल लें। हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज एच एंड आर है हमारा कैपिटल आर प्लस एच। बस इसी को आर की एक्सप्रेशन निकाली, आर क्यूब आ गया, क्यूब रूट इधर भेजा, आर प्लस एच क्यूब रूट इधर भेजा, आर प्लस एच यहाँ पर बचा, एच की जगह पर आर यहाँ पे माइनस कर दिया। ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गई फॉर हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। ये वाला फॉर्मूला बहुत कम यूज होता है, बहुत कम क्वेश्चन हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर आते हैं कि एक सैटेलाइट है, टाइम पीरियड उसका दे दिया, ये टाइम पीरियड है, कितनी हाइट पर रिवॉल्व करेगा, ये फॉर्मूला है, बट काफी कम क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। एच इज इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर पूरे का क्यूब रूट माइनस द रेडियस ऑफ अर्थ आर। और अगर टोटल हाइट निकालनी हो कि सेंटर से कितना है तो वो पूरा आर प्लस एच आ जाता है, खाली क्यूब रूट आपको सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट चीज इज एनर्जी। तो टोटल एनर्जी आती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का वे में फॉर्मूला पढ़ा है जी एम एम बाई आर होता है, तो यहाँ पर आ गया माइनस जी एम एम बाई आर प्लस एच। काइनेटिक एनर्जी आएगी ड्यू टू मोशन। मोशन के लिए हमारे पास वेलोसिटी आ गई थी, एक सैटेलाइट अगर ऑर्बिट में एस्टेब्लिश्ड है तो उसकी वेलोसिटी इज वी नॉट, ऑर्बिटल वेलोसिटी हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। वी नॉट आया हमारा जी एम बाय आर प्लस एच, उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर रूट कट गया, आया जी एम एम बाय आर प्लस एच इंटू 2, जी एम एम बाय 2 आर प्लस एच। इसकी वैल्यू है जी एम एम बाय माइनस जी एम एम बाय आर प्लस एच, दोनों को ऐड किया तो जी एम एम बाय आर बराबर है -1 और प्लस हाफ, वो माइनस हाफ बच जाएगा, जी एम एम बाय 2r minus gmm by 2r is the total energy of any satellite orbiting around Earth at height h, where small r is capital R plus h. This is the energy of a satellite orbiting at a height h above the surface of Earth. ठीक है, एनर्जी नेगेटिव, अगेन बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि अगर किसी भी चीज की एनर्जी नेगेटिव होती है दैट मीन्स दैट इट इज इन बाउंडेड मोशन। अगर सैटेलाइट की जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव आ रही है, मतलब ये अब अर्थ के अराउंड बाउंड है, अर्थ के अराउंड बाउंडेड मोशन में है, अर्थ के अराउंड ही घूमेगी। एनर्जी पॉजिटिव हो गई का मतलब वो फ्री मोशन में है, वो अर्थ से दूर कहीं पे भी जा सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स का उस पर कोई इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट चीज इज एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम है सीधा सीधा एम वी आर वी, यहाँ पर वही वी नॉट जी एम अपॉन आर प्लस एच ये लगा दिया इंटू आर, आर तो यहाँ पर वो डिस्टेंस था ही, आर को स्क्वायर रूट के अंदर लिया तो ये बन गया एम इंटू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम बाई आर इंटू इसको स्क्वायर रूट में लिया तो ये आर स्क्वायर हो गया, एक आर से एक आर कटा, और इस एम को भी अगर अंदर लिया, मतलब सारी टर्म्स को अगर स्क्वायर रूट के अंदर अगर मैं यूज करूं तो जी एम बाई आर तो था, एक ये एम मल्टीप्लाई हुआ तो एम स्क्वायर हो गया, और ये एक आर वापसी स्क्वायर रूट के अंदर लिया तो ये आर स्क्वायर हो गया, एक आर से एक आर कट गया, बचा जी एम एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर विच इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। बाइंडिंग एनर्जी कि एक सैटेलाइट को मैं कितनी एनर्जी दूं कि वो फ्री हो जाए और अर्थ से दूर चली जाए। तो अगेन जैसे अभी हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था कि सरफेस पे जितनी पोटेंशियल एनर्जी है मैं उतनी ही एनर्जी उसको दे दूं तो वो अर्थ से बाहर चली जाएगी। सेम अगर कोई सैटेलाइट है जिसकी एनर्जी ई है और उतनी ही एनर्जी मैं उसको दे दूं तो वो अर्थ, वो जो ग्रेविटेशन पुल है उसका, उसके फ्री हो जाएगी और वो दूर चली जाएगी। एनर्जी ई आई थी तो माइनस ऑफ ई मतलब जी एम एम बाई 2r, इतनी एनर्जी टोटल एनर्जी आई थी सैटेलाइट की, इतनी एनर्जी और दे दूं तो उसकी एनर्जी जीरो हो जाएगी, ओवरऑल जीरो हो जाएगी, मतलब वो अर्थ के फोर्स से फ्री हो जाएगी। आगे वो पॉजिटिव एक्वायर करे तो वो और दूर जाए, बट इतनी मिनिमम एनर्जी उसको दूं तो वो अर्थ के जो ग्रेविटेशनल पुल है उससे फ्री हो जाएगी, अर्थ के अराउंड बाउंडेड मोशन में नहीं रहेगी वो सैटेलाइट, विच इज द बाइंडिंग एनर्जी। कि जितनी एनर्जी है
बाउंडेड मोशन में उतनी और दे दो तो उसकी टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी एंड हेंस वो फ्री हो जाएगी अर्थ के अराउंड घूमने से। एंड इसके अंदर आखिरी चीज इज एस्केप वेलोसिटी, कि अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ये मैंने उस क्वेश्चन में बताया था कि अर्थ के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इस ऑब्जेक्ट को किस वेलोसिटी से मैं शूट करूं, अर्थ के बाहर किस वेलोसिटी से भेजूं कि ये अर्थ की जो ग्रेविटेशनल पुल है उससे पूरी तरीके से बाहर निकल जाए। पूरी तरीके से बाहर निकल जाए मतलब अभी किसी ऑर्बिट के अंदर एस्टेब्लिश नहीं हो रही, ये दूर चली गई, अर्थ के जो मोशन है उससे दूर चली गई। जैसे अभी इसरो ने एक आदित्य L1 सैटेलाइट भेजी, वो है सन के अराउंड, जो अपना जो सन की इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। अब सन की इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से तो दूर जाना पड़ेगा, तो उसके लिए मिनिमम वेलोसिटी इज दिस, अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल के दूर जाने के लिए मिनिमम वेलोसिटी इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से थ्रो किया जाए 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से कंप्लीटली बाहर निकल जाएगा। तो टोटल एनर्जी उसकी इन्फिनिटी में एनर्जी होनी चाहिए, मतलब मैंने कहा भी जीरो। टोटल एनर्जी जीरो हो गई मतलब वो बाउंडेड मोशन से बाहर चला गया। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल तो जीएमएम बाय आर ही है एट एनी एट एच। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी एम हाफ एम वी ई स्क्वायर, एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर। जीएमएम उधर किसका आया, आर की जगह आर प्लस एच लिख दिया, स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया, 2 उधर मल्टीप्लाई किया, वी इज जी एम बाय आर, वेयर स्मॉल आर अगेन इज कैपिटल आर, रेडियस ऑफ अर्थ प्लस हाइट एच। दो कांस्टेंट जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल एम इज द मास ऑफ द प्लेनेट जहां से हम शूट कर रहे हैं, आर रेडियस हाइट एच पर। सारी वैल्यू अर्थ के लिए डाल दें तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आ जाती है। ठीक है, तो इस वेलोसिटी से अगर हम किसी भी चीज को शूट करें तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाती है। इस चीज से अगर मैं आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं तो जब इन अगस्त 1957 जब यूएस ने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स का टेस्ट शुरू किया था, तो उन्होंने एक अंडरग्राउंड टनल बनाई थी, उसके अंदर वो टेस्ट सारे करते थे। तो एक टनल जिसके अंदर यहाँ पर बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ सारे टेस्ट हो रहे हैं, जितने भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हो रहा है वो यहाँ पर हो रहा है। तो अब वो एक्सप्लोजन रिकॉर्ड करते थे, तो सारी चीजें रिकॉर्ड करते थे यहाँ पर, पूरा हाई स्पीड कैमरे लगा रखे थे सारी चीजों को नोट करने के लिए, भाई क्या क्या हो रहा है। और ऊपर एक मैन होल लगा रखा था जो नॉर्मल कवर होते हैं सीवर के ऊपर। तो जैसे ही यहाँ पर ब्लास्ट हुआ, यहाँ पर जब ब्लास्ट हुआ तो पूरा रिकॉर्ड हो गया, लेकिन जो ऊपर का मैन होल कवर था कहीं नहीं मिला। एंड जब उन्होंने हाई स्पीड कैमरा में देखा तो सिर्फ एक फ्रेम में उन्हें वो मैन होल कवर दिखा, सिर्फ एक फ्रेम में वो मैन होल कवर दिखा यहाँ पर। इसका मतलब एक बहुत इसकी छोटी सी प्रोबेबिलिटी है, मे बी इट गेट डिस्ट्रॉयड, कुछ नहीं पता, बट इसकी एक छोटी सी प्रोबेबिलिटी है कि दैट ड्यू टू द एक्सप्लोजन उसके पास इतनी वेलोसिटी आ गई विच वाज मे बी दिस और ग्रेटर देन दिस, कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला, बिकॉज उसके बाद तो हमें आज तक नहीं पता वो कहाँ गया। अगर इससे कम वेलोसिटी से जाता तो क्या पता किसी ऑर्बिट में एस्टेब्लिश हो जाता, बट इस वेलोसिटी है, इससे ज्यादा वेलोसिटी से गया और वो आउटर स्पेस में पहुंच चुका है। और अगले महीने रशिया ने स्पुतनिक को लॉन्च किया था, तो मे बी एक ऐसा चांस है कि द फर्स्ट मैन मेड ऑब्जेक्ट इनटू द स्पेस वाज ए मैन होल कवर। चलो जी, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी उसके लिए हाइट इज अप्रोक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर्स एंड उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। ये एक फिक्स वैल्यू है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स के लिए, कि अगर मेरे को एक सैटेलाइट अर्थ के किसी भी एक पॉइंट के ऊपर एस्टेब्लिश करनी है विच विल रोटेट विद अर्थ, सेम उसकी वेलोसिटी रहेगी, तो उसके लिए हाइट और ऑर्बिटल वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है उसकी हाइट 36,000 किलोमीटर एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड। चलो जी, अब लास्ट के कुछ 3-4 क्वेश्चंस, चालू हो जाओ।
चलो जी, हो गया आपका समय समाप्त। तो इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखिए स्पेसशिप ऑर्बिट्स अराउंड अ प्लैनेट एट हाइट ऑफ 20 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस। सरफेस से 20 किलोमीटर ऊपर चला गया। अज्यूमिंग दैट ओनली ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लैनेट एक्ट्स ऑन द स्पेसशिप, मतलब इसके अलावा कोई और फोर्स एक्ट नहीं कर रही, बट विल बी द नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशंस मेड बाय द स्पेसशिप इन 24 आवर्स, 24 घंटे में कितनी बार वो प्लैनेट के अराउंड घूमेगा। अब इन्होंने वैल्यूज दे दी, मास ऑफ प्लैनेट इतना, रेडियस ऑफ प्लैनेट इतना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो हमारे पास फिक्स होता ही है, तो आंसर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले तो कोई भी प्लैनेट अगर कोई भी सैटेलाइट एक रेवोल्यूशन ले रही है तो वो ऑर्बिटल वेलोसिटी के साथ लेती है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आया था हमारे पास gm डिवाइडेड बाय r प्लस h। तो इसको सॉल्व करके v नॉट की वैल्यू निकालते हैं, तो दिस बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ g। g इज 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ द प्लैनेट इज 8 इंटू 10 टू द पावर 22, 8 into 10 to the power 22 kg divided by r plus h। radius of the planet is 2 into 10 to the power 6 meter and 20 किलोमीटर यहाँ पे था। 20 किलोमीटर का मतलब 20 into 10 to the power 3 which becomes 0.02 into 0.2 actually 0.02 into 10 to the power 6, बिकॉज ये 10 टू द पावर 6 मीटर है, तो ये 0.02 10 टू द पावर 6 बन गया, तो ये बन गया 2.02 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स। अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा 6.67 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 2.02 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 22, 11 बचा, 11 माइनस 6 बच गया 5, 10 टू द पावर 5। तो v नॉट यहाँ से आएगा इसका स्क्वायर रूट, तो इसको काटते हैं 0.01, ये गया 4 के ऊपर, ये बचा 4 इंटू 7 28, 6 4 जो 24.26 1.01 स्क्वायर रूट इंटू 10 टू द पावर 5। दो डेसिमल पूरा कट गया, तो ये बचा 2668 डिवाइडेड बाय 101 इंटू 10 टू द पावर 5 वी नॉट। टोटल आंसर आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड के अंदर। अब आपको ये स्क्वायर रूट को सॉल्व करना पड़ेगा, विच विल मे बी कम आउट टू बी अराउंड 1.6 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। इतनी आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी, लगभग इतनी। ये आगे हमारे पास ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट। अब हमें निकालना है कि वो कितनी दफा उसने चक्कर लगाए। अब कितने रेवोल्यूशंस लेगा, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस विल बी टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन। एक रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू 2 पाई r डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो ये आ गया 2 इंटू पाई इंटू r इज r प्लस एच अगेन, तो 2.02 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय v। v हमने निकाला 1.6 इंटू 10 टू द पावर 3। तो यहाँ से टाइम पीरियड निकालना है हमें। ये जो टाइम पीरियड आएगा वो टोटल हमारा सेकंड में आएगा, इन्होंने हमें r दे रखा है, तो ये बन गया 2 इंटू 22 बाय इंटू 2.02 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर 2.02, 10 की पावर था 6 होगा, 6 और 3 यहाँ पर 10 की पावर 3 बचा। इसको सॉल्व करना है और सॉल्यूशन के साथ ये सेकंड में आ रहा है, सेकंड को हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइडेड बाय 3600। इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली 2.2 आवर्स आएगा आपकी कैलकुलेशन के बाद। टोटल टाइम इन्होंने दे रखा है 24 घंटे, तो 24 डिवाइडेड बाय 2.2, इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलो जी, हो गया समय। एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक ए सैटेलाइट टू हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ इज E1। E1 हो गई जो हाइट h तक लेके जाना है। ये वाला क्वेश्चन अभी हमने पहले भी करा था, जहां पर हमने लिखा था जहां पर हमें फ्री स्पेस में भेजना था। तो फ्री स्पेस का मतलब जो फाइनल एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी सरफेस पे थी उतनी एनर्जी हमने सप्लाई में दे दी थी। अभी हम कह रहे हैं कि हमें उसको हाइट h पर पहुंचाना है। तो ये हो जाएगा टोटल एनर्जी जो प्रोवाइड करनी है यू एफ माइनस इनिशियल एनर्जी, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो E1 हो गई एनर्जी एट द हाइट h इज GMM डिवाइडेड बाय R प्लस H माइनस GMM डिवाइडेड बाय सरफेस ऑफ अर्थ पे एनर्जी है R। सरफेस से भेजा है तो सरफेस ऑफ अर्थ ये आ गया माइनस GMM डिवाइडेड बाय R प्लस H प्लस GMM बाय R। ये एनर्जी आ गई हमारी E1। एंड काइनेटिक एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द सैटेलाइट टू बी इन द सर्कुलर ऑर्बिट एट दिस हाइट इज E2। E2 काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv नॉट का स्क्वायर। v नॉट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो इस केस के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी हाफ इंटू m इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है स्क्वायर रूट ऑफ gm बाय r प्लस h और स्क्वायर से रूट इसका गया, हेंस E2 बन जाएगा हमारे पास हाफ इंटू GMM डिवाइडेड बाय R प्लस H। Now it is given that the value of H for which E1 and E2 are equal। तो E1 और E2 को बराबर रखना है। E1 है हमारे पास ये, E2 आ गया ये, इन दोनों को इक्वेट कर दो। E1 है माइनस GMM डिवाइडेड बाय R प्लस H प्लस GMM डिवाइडेड बाय R इज इक्वल्स टू E2 इज GMM डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ R प्लस H। इस केस में GMM दोनों साइड से पूरा का पूरा गया। आगे R प्लस H वाली टर्म्स को एक साइड कर दो, तो 1 बाई R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2R प्लस H प्लस 1 अपॉन R प्लस H। R प्लस H को अगर मैं कॉमन निकालो तो 1 प्लस 1 बाई 2 बचा, वो बन जाता है 3 बाई 2 एंड हेंस ये बन गया 3 अपॉन 2 R प्लस H इज इक्वल्स टू R। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ट्वाइस ऑफ R प्लस H इज इक्वल्स टू 3R एंड दिस बिकम्स 2R। 2H इज इक्वल्स टू 2R उधर गया, 3R माइनस 2R एंड H निकालना था हमें, तो H आ गया R बाय 2। फॉर अर्थ रेडियस ऑफ अर्थ है 6400 किलोमीटर। 6400 का आधा इज 32 एंड हेंस 3.2 10 की पावर 3 किलोमीटर इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल पार्ट तो करना नहीं, अब तो थ्योरी है इस क्वेश्चन के अंदर, सोचना पड़ेगा बस।
अब जो होगा चलो जी, करेक्ट आंसर इज बी, एलिप्टिकल ऑर्बिट। हुआ क्या, एक सैटेलाइट मास एम सर्कुलर ऑर्बिट, रेडियस आर, सेंटर ऑफ अर्थ घूम रही है, सेंटर ऑफ अर्थ के अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है। ए मीटरऑइड ऑफ सेम मास फॉलिंग टुवर्ड्स द अर्थ से इसकी टक्कर हो गई, इसने बचा लिया, सैटेलाइट ने अर्थ को बचा लिया, ठीक है। और कोलिजन हुआ इन इलास्टिक। द स्पीड ऑफ सैटेलाइट एंड द मीटरऑइड आर सेम जस्ट बिफोर द कोलिजन, मास भी सेम था और इनकी स्पीड भी सेम हो गई, तो सब्सिक्वेंट मोशन अब कितना होगा। अब देखो, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन हुआ। इन इलास्टिक कोलिजन के दो केसेस होते हैं। पहला तो या तो एक बॉडी इनिशियली रेस्ट पर होनी चाहिए, एक ये कंडीशन है, इन इलास्टिक कोलिजन होगा तो मतलब जो बॉडी है हमारे पास वो इनिशियली रेस्ट पर है। अगर दोनों बॉडी मोशन में आ रही हैं तो दूसरी कंडीशन इसकी होती है कि उनका जो कंबाइंड मोशन होगा आफ्टर द कोलिजन, उनका जो मोशन है वो कंबाइंड होगा, मतलब दोनों बॉडीज विल गेट अटैच्ड टू ईच अदर आफ्टर द मोशन, ठीक। जब अब इनइलास्टिक हुआ तो सैटेलाइट और मीटेओराइट की टक्कर हुई आफ्टर इनइलास्टिक कोलिजन। अब वो दोनों साथ साथ चलेंगे, अब वो दोनों जिस मोशन में आएंगे वो दोनों का मोशन एक साथ का होगा, ठीक है। अब देखो, सेम जस्ट बिफोर द कोलिजन, अब इसमें क्या, सैटेलाइट के साथ इनइलास्टिक कोलिजन होगा। इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब दोनों एक साथ रहेंगे, दोनों एक साथ रहेंगे मतलब वो सर्कुलर ऑर्बिट से हट गया, ठीक है। टक्कर हुई तो ऑब्वियसली वो अपनी सर्कुलर ऑर्बिट से तो हटे गई, थोड़ा बहुत तो उसका मोमेंटम में चेंज आएगा। दूसरी चीज कि अब हमारे पास दो चीज आ गई, एक तो वो सर्कुलर मोशन में तो अब नहीं है, दूसरा दोनों मोशन कंबाइंड हो गए। अब अगर कंबाइंड हो गए, ग्रेविटेशनल पुल तो अभी भी लगी रहा है अर्थ का, तो कंबाइंड मोशन की वजह से अब वो क्या करेगा, विल रिवॉल्व अराउंड द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या बन जाएगा हमारे पास, अर्थ प्लस जो सिस्टम आया हमारे पास उसका सेंटर ऑफ मास। सिस्टम इज मीटेओराइट प्लस सैटेलाइट, इन दोनों के सेंटर ऑफ मास के अराउंड रिवॉल्व करेगा, और सेंटर ऑफ मास जैसे जैसे घूमेगा वैसे वैसे चेंज हो जाएगा, एंड हेंस जो ऑर्बिट बनेगी वो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट बनेगी अराउंड द अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो कंपैरेटिवली काफी सिंपल क्वेश्चन है। चपटा सर्कुलर नहीं है, ओवल वाला। तो फाइनल आंसर इज 1:1।
काइनेटिक एनर्जी निकालनी, काइनेटिक एनर्जी टी ए अपॉन टी बी एज हाफ एम ए वी ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ एम बी इंटू वी बी का स्क्वायर। हाफ से हाफ गया एम ए, टू साइड ए एंड बी है, मास एम एंड टू एम, तो एम ए हो गया एम डिवाइडेड बाय इसका मास हो गया टू एम इंटू वेलोसिटी इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी रेडियस आर और टू आर पे जा रही है, ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट इज स्क्वायर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, स्क्वायर करा तो जी एम अपॉन आर प्लस एच बचा, तो यहाँ पर आ गया जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच। सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ है ना, रेडियस अराउंड द अर्थ आर और टू आर है, यहाँ पर आ गया रेडियस आर का और ये स्क्वायर हट गया इसका, और ये जी एम बाय यहाँ पर आ गया टू आर। अब देखो सेम क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस ऑफ आर अराउंड द अर्थ, तो मैंने पूरा आर प्लस एच की जगह पर आर ले लिया। सेम क्वेश्चन में अगर ये देता कि रेडियस आर है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, सेम रहता, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ देते तो आर ऐड हो जाता, क्योंकि ये जो हाइट एच है ये आर तो सेंटर से लेकर सरफेस तक का हो गया, ये हाइट एच है सरफेस से लेकर आगे तक की। इन्होंने टोटल दिया अराउंड द अर्थ, आर प्लस एच की जगह आर ले लिया, आर प्लस एच की जगह यहाँ पे टू आर लगा दिया। अगर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ देते सेम चीज रहती, बट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ देते तो यहाँ पर आर ऐड करना होता, इधर टू आर होता इधर थ्री आर हो जाता। यहाँ पर आर और टू आर लगा दिया, जी एम गया, एम से एम कटा, आर से आर कटा, यहाँ पर टू से टू भी कट जाएगा, ऊपर भी वन बचा नीचे भी वन बचा, एंड 1:1 इज द आंसर। एंड नाउ द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। चलो जी, तो इस केस में ऐसा ही एक क्वेश्चन अभी हमने पहले किया था, जहाँ पर हमें दिया हुआ था ये भी नहीं था, ये एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक ए सैटेलाइट टू हाइट एच अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। यहाँ पर मैंने खाली इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसको नेगेटिव कर दिया था, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू टेक ए सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू द हाइट एच, ठीक। एंड इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू रेडियस ऑफ ऑर्बिट दे रखा है। दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस क्या आया कि पहले केस में मेरे को सिर्फ उसको लेके जाना था आगे तक, इस केस में लॉन्च करने का बोला है, मतलब आगे वो सैटेलाइट वहां पर एस्टेब्लिश होगी। दोनों केसेस में वहां पर मैंने सिर्फ लेके जाना था, तो मैंने सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को कंसीडर करा। इस केस में टोटल एनर्जी को कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस केस में टोटल एनर्जी इनिशियल मस्ट बी इक्वल टू टोटल फाइनल एनर्जी,
इनिशियली उसका मोशन नहीं दे रखा, फाइनली वो मोशन में आएगी। तो इनिशियल मोशन पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय सरफेस पर है आर, प्लस काइनेटिक एनर्जी इसकी जीरो है इनिशियली। फाइनली उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी सर्कुलर ऑर्बिट एंड एल्टीट्यूड ऑफ 2r, एल्टीट्यूड ऑफ 2r मतलब माइनस जी एम एम एल 2r इज गोज टू एच दे रखा है, तो r प्लस एच हो जाएगा यहाँ पर 3r प्लस हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर। ये हमें इसका निकालना पड़ेगा। ये निकालने के लिए हमारे पास दो कंडीशन है, या तो वी नॉट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच लगा दो, या फिर ग्रेविटेशनल पुल को सेंट्रीपिटल फोर्स के अराउंड इक्वेट कर दो। ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो, ये तो हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला नहीं याद आ रहा तो ये चीज़ कर दो। नहीं याद आ रहा तो क्या करो, एफ फोर्स ड्यू टू ग्रेविटेशनल इज जी एम एम बाय आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर, और यहाँ से हमारे पास वही एक्सप्रेशन बन जाएगी फाइनल। तो इस केस में हमारे पास आ गया जी एम डिवाइडेड बाय आर प्लस एच, हो गया हमारे पास टोटल 3r का स्क्वायर रूट। स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल्स टू माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय 3r प्लस 1/2 इंटू एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर किया, उसका स्क्वायर किया तो रूट उसका उड़ जाएगा, जी एम बाय 3r बचा। ये बन गया हमारे पास। हमें निकालना था मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, इसको लॉन्च करने के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी आएगी। अब इसको सिर्फ कर दो, इस वाले पार्ट को सॉल्व करो, इस वाले पार्ट को सॉल्व करो। इधर बन जाएगा जी एम एम डिवाइडेड बाय 6r और इधर बना जी एम एम बाय 3r। अब देखो इसके अंदर भी देखो, तो मैंने क्या करा, मैंने सारी एक्सप्रेशन तो यहाँ पे लगा दी, बट मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सैटेलाइट, इसको आगे लॉन्च करना है। मेरे पास सारी एनर्जी तो आगे क्या एनर्जी नहीं है मेरे पास, जो मैंने शुरू में जीरो ले ली थी, तो मतलब काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो हो ही नहीं सकती, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, जब भी तो हमारे पास कोई ना कोई सारी एक्सप्रेशंस तो आ गई हमारे पास, एक ही टर्म तो रह रही है खाली काइनेटिक एनर्जी, तो यही एनर्जी मेरे निकालनी पड़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू सारी एक्सप्रेशन को इधर किसका जी एम एम कॉमन लिया, बचा क्या, जी एम एम कॉमन लिया, ये पॉजिटिव टर्म ये नेगेटिव टर्म ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, बचा 1/r, इधर बचा 1/6r और ये बचा माइनस 1/3r। ये हो गया जी एम एम और एलसीएम आ गया 6, ये आ गया ऊपर 6 प्लस 1 और माइनस 2, मतलब जी एम एम इंटू 5/6r, मतलब 5 जी एम एम बाय 5/6 जी एम एम बाय आर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर एंड दैट्स इट फॉर ग्रेविटेशन। कंप्लीट चैप्टर विद क्वेश्चंस। आई होप आपको सारी चीज़ें बेहद अच्छे से समझ आ गई होंगी अब तो, एंड इफ इट इज तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो थम्स अप, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। All the best for everything in your life. All the best for your exams. Thank you very much. Jai Hind.